हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको मैं जो हिंदी करा रहा था दोस्तों, उसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट 6 चैप्टर करा दिए थे। ओके दोस्तों, मैं 7वां चैप्टर कराने जा रहा हूं दोस्तों। क्या है हमारा? संज्ञा से अव्यय तक। दोस्तों, हमारे ये बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इससे आप जानते हो संज्ञा सर्वनाम वगैरह इतने भी बनते हैं दोस्तों, यानी कि आपको पता है कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे हमारे 2 या 3 दोस्तों 3 क्वेश्चन तो आप कंपलसरी मान के चलिए। मैं इस बार दावे के साथ कह रहा हूँ, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन 100% आते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसलिए आप सेशन को ध्यान से देखिए दोस्तों। ओके दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैं इसको आपको 2 या 3 पार्टों में कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही लंबा है, क्योंकि ज़्यादा अगर एक में कराऊंगा तो हमारा वीडियो 1-1.5 घंटे का होने वाला है। ओके दोस्तों, इसीलिए दोस्तों मैं आपको कोशिश करूँगा 2 या 3 मतलब पार्ट में डिवाइड करके इसे करा दूंगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं हम। देखिए दोस्तों क्या है हमारा, यानी कि शब्द और पद। दोस्तों पहला पॉइंट क्या है हमारा? शब्द और पद। यानी कि अब ध्यान रखना दोस्तों, पहले मैं आपको इसके अकॉर्डिंग समझा देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ डेफिनेशन क्या है, फिर मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा आपको, यानी कि बिल्कुल ही दोस्तों सरल भाषा में। ओके, देखते हैं। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है दोस्तों, जब शब्द क्या होता है? स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है और वाक्य के बाहर होता है तो यह शब्द होता है। किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसे पद कहा जाता है। आप समझते हो शब्द और पद क्या मतलब होता है? यानी कि तो दोस्तों पद ये बताऊंगा मैं आपको जाता है, मतलब कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर शब्द मतलब यानी कि ओके कहलाता है। यानी तो स्वतंत्र रूप से बोलें तो क्या होता है? वो शब्द होता है। ओके, और किंतु वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है। ओके दोस्तों, और पद के भेद क्या होते हैं दोस्तों? पद के हमारे 5 भेद होते हैं। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, मान चलिए आप पता है। ओके, तो देख लेते हैं दोस्तों हमारा पहला क्या है दोस्तों? संज्ञा। ओके दोस्तों, संज्ञा किसे कहते हैं आप समझते होगे? आप किसी के नाम को ही तो संज्ञा कहते हो। ओके, पहले मैं ऐसे बता देता हूँ, फिर देखिए डेफिनेशन के हिसाब से बताता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा अपनी भाषा में। परिभाषा क्या है? संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, जैसे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। ओके दोस्तों, दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है। जैसे दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, जैसे आगरा, मोहन, राम, कानपुर, ये क्या है? ये संज्ञा है। ओके दोस्तों, तो इतना समझ गए होगे मैं उम्मीद करता हूँ। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। तथा इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। संज्ञा ना हो तो पहचान अधूरी है और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। ओके दोस्तों, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, जैसे कि खाना खाता है। अब ध्यान रखिए संज्ञा तो इसमें है ही नहीं कि कौन खाता है, मतलब जैसे मोहन खाता है, का राम खाता है, क्या चीज़ है? तो खाना खाता है। ओके दोस्तों, क्या है? कुछ है? कुछ नहीं है। ओके दोस्तों, तो यानी कि सीधी सी बात है, संज्ञा के बिना जो हमारे संज्ञा के बिना दोस्तों क्या होते हैं? संज्ञा का संभव नहीं है। यानी कि भाषा होती है वो संज्ञा के बिना पूरी नहीं हो सकती है, यानी कोई वाक्य बनाओगे तो वो अधूरा ही रहेगा। आगे देखते हैं संज्ञा के प्रकार दोस्तों। ओके, तो क्या है हमारा? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। पहला होता है रूढ़, जैसे दोस्तों क्या होता है? कृष्ण, यमुना। और दूसरा होता है यौगिक, जैसे पन्नघट्ट। यानी यौगिक समझते हो? योग मान जोड़ होता है, 2 पदों को मिलाकर दोस्तों जो तीसरा पद बने उसे हम यौगिक कहते हैं। ओके दोस्तों, जैसे पाठशाला, पाठ अलग हो गया और शाला अलग हो गया। ओके दोस्तों, और फिर क्या है? योग रूढ़, जैसे जलज, यौगिक। ओके दोस्तों, अर्थ है जल में उत्पन्न वस्तु। जलज का मतलब क्या है? जल में उत्पन्न वस्तु। ओके दोस्तों, योग रूढ़ अर्थ है मतलब कमल। ओके दोस्तों, योग रूढ़ अर्थ मतलब यानी कमल। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दूसरी क्या है हमारी? संज्ञा के प्रकार बता चुका हूँ, फर्स्ट तो बता ही दिया मैंने। ओके, सेकंड क्या है हमारी? 3 थी ना, मैंने बताया संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 3 होते हैं वेद। दूसरा है अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। व्यक्तवाचक संज्ञा, ओके दोस्तों, जातवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये भी कहते हैं पॉइंट। देखिए अब व्यक्तिवाचक तो आप समझते ही होगे, मेरे साथ आप समझते तो सारा ही होगे, बस रिवाज एक तरह की ये मानिए आपने ये सब पढ़ा है दोस्तों, बता रहा हूँ आपको। आपने ये मान लीजिए का 6 स्टैंडर्ड से लेके दोस्तों आपने 9th हाई स्कूल तक सब पढ़ा ही है। ओके दोस्तों, देखिए
व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है। ओके दोस्तों, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना आदि। ओके दोस्तों, और दूसरा क्या है हमारा? जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों क्या है हमारा? जातिवाचक संज्ञा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। ओके दोस्तों, तो जो संज्ञा किसी जात का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती हैं। जैसे क्या दोस्तों? नदी, पर्वत, लड़की। लड़की एक जात है ना, है इंसान बट एक जात है ना उसकी दोस्तों, लड़की है, लड़का एक जात है दोस्तों। ओके, इतना समझ रही होगे ना, तो आप इतना समझते होगे। तो ऐसे दोस्तों अब इसमें देखिए, इसमें क्या बताया, इसमें नोट में नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है। क्योंकि कैसे दोस्तों? गंगा नदी अलग है, ब्रह्मपुत्र अलग है, लेकिन दोस्तों नदी तो है ना। ओके, नदी तो एक ही है ना, वो जात तो है ना उसकी दोस्तों। ओके, किंतु गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य समझते होगे दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल नाउन। ओके दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है। दोस्तों, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, जैसे ठोस पदार्थ, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन। समझना मेरी बात है दोस्तों। और द्रव पदार्थ क्या होगा दोस्तों? द्रव, द्रव समझते हो? जैसे का ठोस, द्रव, गैस। हमारे तीन दोस्तों ये अवस्थाएं होती हैं ना, ठोस, द्रव, गैस। जैसे द्रव क्या होगा? तेल, पानी, घी, दही आदि। और गैस तो आप समझते ही होगे, धुआं हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं चौथा क्या हमारा? समूहवाचक संज्ञा, इसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। दोस्तों क्या बोलते हैं हम इसे? कलेक्टिव नाउन। ओके दोस्तों, अब देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचन जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह, समुदायों के वाचक हैं, जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ताश, टी सेट, ऑर्केस्ट्रा आदि। अब मैं आपको समझता हूँ दोस्तों। समूहवाचक आप समूह से ही समझ गए होगे, यानी जो काम समूह के द्वारा हो या समूह में हो उससे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ओके दोस्तों, जैसे दोस्तों सभा हो गई, सभा लगती है, बोलते हैं कि आज सभा है, तो इसमें दोस्तों एक आदमी तो होगा नहीं सभा में। ओके, 10-20 जो कुछ भी हो दोस्तों। अब ऐसे वहाँ टीम, एक टीम बनाई, तो दोस्तों टीम में कोई एक खिलाड़ी तो होगा नहीं। ओके दोस्तों, पूरी टीम ही होगी ना दोस्तों। ओके, तो ऐसे ही होता है। अब देखिए पाँचवा क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। ओके दोस्तों, पाँचवा क्या है हमारा? भाववाचक संज्ञा। इसे क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिससे भाव उत्पन्न हो दोस्तों। जैसे देखते हैं, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं दोस्तों। जैसे क्रोध एक भाव है, भाव के अनुसार तो गुस्सा आती है हमें। ओके दोस्तों, मिठास, मिठास भी एक भाव के अनुसार ही है। किसी से अच्छे से बोलोगे, यानी कि मन प्रेम अच्छा है तो उससे आप अच्छे से बात करोगे तो मिठास उत्पन्न होगा। झगड़ा होगा उससे दोस्तों कड़वाहट पैदा होगी। ओके दोस्तों, यौवन, कालिमा आदि। ओके दोस्तों, इतना समझ ही गए होगे, उम्मीद करता हूँ आगे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इतना समझते हो आप। ओके दोस्तों, देखते हैं आगे दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, कुछ दिए हुए हैं दोस्तों। ये देखिए, जातवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते दोस्तों। अब पुरुष, ठीक है दोस्तों। ओके, पुरुष का क्या होगा? पुरुषत्व दोस्तों। नारी का होगा नारीत्व। ओके दोस्तों, ये जात या नारी दोस्तों, ये वाले जाते हैं हमारे जातवाचक हैं, ये क्या है? हमारे भाववाचक हैं। ओके, गुरु, गुरु से क्या बना दोस्तों? गुरुत्व। ओके दोस्तों, इतना समझ गए होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। अब दोस्तों इधर देखिए, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना दोस्तों। सर्वनाम क्या होते हैं? यानी कि अपना वगैरह होते हैं, ये अपना, हमारा, तुम्हारा, ये तो ये सर्वनाम होते हैं। जैसे अपना, अपना का हो गया दोस्तों संज्ञा क्या हो गया? अपनत्व। मम, मम से क्या हो गया? ममत्व। निज, निज, निज तो समझते हो, कहते हैं हमारा निजी खुद का, यानी कि ये निजवाचक बोलते हैं दोस्तों। तो फिर निज से होगा निजत्व। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये कुछ खास नहीं है, इसमें तो मैं आपको वो पीछे बता दूंगा हूँ डेफिनेशन, तो उसी के अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे। ओके दोस्तों, इसलिए उम्मीद करता हूँ मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है दोस्तों। ओके, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। अब इसमें कुछ पॉइंट दिया है दोस्तों इसने।
कि संज्ञा के विशिष्ट प्रयोग दोस्तों। ओके, यानी कि संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग। देखिए पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में मतलब प्रयोग हो ना, सीधी सी बात है। तो व्यक्तिवाचक समझते ही दोस्तों, मैंने ना बताया था आपको, यानी कि जैसे नाम हो गया राम, गंगा, पटना, मोहन, जो कुछ भी है दोस्तों। और जातिवाचक समझते ही हो, जाति समझते नारी लड़की हो गई, नारी लड़की, जातिवाचक है दोस्तों। तो देखते हैं कैसे हुआ। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ हरिश्चंद्र क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति का नाम है ना। ओके, किसी व्यक्ति का नाम ना होकर मतलब सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जात का बोधक है। ओके, वैसे दोस्तों हमारा ये क्या है, मतलब जात व्यक्तिवाचक है, जो व्यक्ति का नाम है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इसमें क्या हुआ कि इसमें क्या कहा दोस्तों, इसने का देखो किसी व्यक्ति का नाम ना होकर, इसमें व्यक्ति का नाम ना होकर हरिश्चंद्र किसके लिए दिया गया है, उनकी दोस्तों यानी कि ईमानदारी। ओके, और उनकी जो मतलब यानी कि सीधी सी बात है, तो आप मान लीजिए ईमानदारी मान चलिए, मैं तो बस नॉर्मल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों। ओके, और उनकी प्रियता के कारण दोस्तों उन्हें क्या है, नाम ना होकर सत्यनिष्ठ यानी कि सत्यवादी थे ना, व्यक्तियों की जात का बोध हो रहा है उससे। ओके, क्योंकि वे सत्यवादी थे, वो जात थी ना एक, झूठ जब झूठ बोलते तो वो भी एक जात है दोस्तों, माने चलिए। ओके, तो आगे चलते हैं। पॉइंट अगला है, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग दोस्तों। यानी कि जातिवाचक संज्ञा का दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। मैंने आपको बता चुका हूँ, जातिवाचक आप समझते ही हो, जिसकी जात का बोध हो। ओके दोस्तों, व्यक्तिवाचक समझते ही हो, जो नाम आता है। ओके दोस्तों, व्यक्तिवाचक समझते ही हो ना आप, तो राम, मोहन, गंगा, पटना, जो भी नाम आते हैं। देखिए कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। ध्यान रखना, गोस्वामी जी ने, तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, गोस्वामी कौन, तुलसीदास। ओके दोस्तों, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यहाँ गोस्वामी किसी जात का नाम ना होकर व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास का बोधक है। ओके दोस्तों, यहाँ पे गोस्वामी क्या है, किसी जात का नाम ना होकर दोस्तों, यानी कि हमारे व्यक्तिवाचक यानी गोस्वामी तुलसीदास का नाम है, इसीलिए यहाँ पे क्या किया है, जातिवाचक संज्ञा का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग किया है। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें कुछ खास नहीं था दोस्तों, इसलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा है, लिंग। लिंग तो समझते होगा, अब जेंडर बोलते हैं इसे इंग्लिश में। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, जेंडर बोलते हैं। अब लिंग का शब्द क्या देखो, लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, चिन्ह। ओके दोस्तों, तो यानी कि देखिए शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जात का है या स्त्री जात का है, उसे लिंग कहते हैं दोस्तों। लिंग मैं समझाता हूँ आपको नॉर्मल भाषा में। लिंग क्या होता है दोस्तों, यानी लिंग समझते हो, जैसे कि इसका ये बोध होता है, लिंग से मतलब ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है, ये क्या होता है, लिंग होता है। ओके दोस्तों, तो बस उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे इतना। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्द की जाति का बोध होता है। ओके दोस्तों, हिंदी में लिंग दो होते हैं दोस्तों, कौन सा, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ओके दोस्तों, पुल्लिंग का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, पुम धन लिंग। पुम का अर्थ, पुम धन लिंग में म का अनुस्वार हो जाता है, अतः पुल्लिंग लिखना चाहिए। ओके दोस्तों, हिंदी में लिंग निर्धारण है दोस्तों। अब देखिए मैं बता दिया कि लिंग कितने होते हैं, नहीं दो होते हैं, एक दोस्तों पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। ओके दोस्तों, और आप लिंग समझते हो क्या होते हैं, जिससे उनकी जात का, सीधी सी बात है, इससे भाव प्रकट होता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ओके दोस्तों, तो उसे लिंग कहते हैं। ओके, देखो हिंदी में लिंग निर्धारण, इसके लिए निम्न आधार ग्रहण किए जाते हैं। रूप के आधार पर दोस्तों हम लिंग क्या कैसे करेंगे निराकरण, रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर एवं अर्थ के आधार पर। ओके दोस्तों, लिंग का निराकरण करेंगे। अब रूप के आधार पर कैसे करेंगे दोस्तों, रूप के आधार पर लिंग निर्णय का तात्पर्य है शब्द की व्याकरणिक बनावट, शब्द की रचना में किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है तथा शब्दांत में कौन सा स्वर है, इसे आधार बनाकर शब्द के लिंग का निर्धारण किया जाता है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं आगे चलते हैं पुल्लिंग क्या होता है। अब हमारे यहाँ से पॉइंट पहला आता है पुल्लिंग। लिंग बता चुका हूँ, दो होते हैं हिंदी में दोस्तों, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट यहाँ से होता है हमारा पॉइंट, इसे हम देखते हैं।
देखिए अकारांत, अकारांत इकारांत समझती होगे, विभक्ति वगैरह पढ़ते हैं दोस्तों, यानी कि ये हम लोग यानी कि ये करते हैं जब यानी कि रूप वगैरह, तो उसमें अकारांत अ वर्ड वाले अकारांत होते हैं, ई वर्ड वाले इकारांत होते हैं, उ वर्ड वाले उकारांत होते हैं। ओके दोस्तों, अकारांत आकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं दोस्तों, जैसे राम, सूर्य, क्रोध, समुद्र, चीता, घोड़ा, कपड़ा, घड़ा आदि। ओके दोस्तों, इतना समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों। वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्व व य होता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य आदि। ओके दोस्तों, इतना समझ के हो गए दोस्तों। मैं दोबारा से एक बार इसे डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे अकारांत है दोस्तों, अ वर्ड वाले रूप आ वाले और उ वाले आ जाए दोस्तों, तो क्या होते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। ओके दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है हमारा। जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आओ, आवा, खाना जुड़े होते हैं वे भी प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाव, बुलावा, पागल खाना। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों हमारा क्या है, स्त्रीलिंग। दोस्तों स्त्रीलिंग में क्या था, देखिए आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, आकारांत समझते हो, आकारांत जैसे बड़ा आ, लता, रमा, ममता। और इकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, तो ये तो होते ही होते हैं इंपॉर्टेंट। ओके दोस्तों, इसमें ई आ जाए तो ई वैसे भी दोस्तों आप समझ रहे होगे स्त्रीलिंग मालूम पड़ता है। ओके दोस्तों, तो क्या हो जाते हैं, रीत, तिथ, हान, किंतु इसके अपवाद भी हैं, जैसे कब, कप, रब पुल्लिंग है दोस्तों, ये भी बात सही है। अब इकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ईकारांत होते हैं ई, जैसे नदी, रोटी, टोपी, किंतु इसके भी दोस्तों क्या होते हैं, अपवाद कुछ होते हैं, जैसे हाथी, दही, पानी। ओके दोस्तों, ये क्या होते हैं, हमारे पुल्लिंग होते हैं। ओके दोस्तों, चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, चौथा पॉइंट है दोस्तों हमारा, जैसे आई, या, आवट, आहट, ता, इमा प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट, सुंदरता, महिमा। ओके दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब स्त्रीलिंग से कुछ प्रत्यय हैं, मैं बता देता हूँ, एक दो इसमें एग्जाम्पल समझाता हूँ दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, स्त्रीलिंग प्रत्यय क्या होते हैं। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्द में जोड़ा जाता है, जिन्हें स्त्री लिंग प्रत्यय कहते हैं। जैसे दोस्तों संस्कृत के स्त्री प्रत्यय क्या है, आ, तो आ के लिए फिर छात्र, छात्रा, महोदय, महोदया, जैसे आनी, जैसे इंद्र का हो गया इंद्राणी, रुद्र का होगा रुद्राणी। ओके दोस्तों, यानी आनी, और दोस्तों इससे क्या बन जाता है, हमारा स्त्रीलिंग बन जाता है दोस्तों पुल्लिंग से। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ खास नहीं मुझे लग रहा है, इसमें अब क्या आपको बताना है, समझते ही हो। संस्कृत के स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं, जैसे ई क्या होगा, कुमार का क्या होगा, कुमारी, और पुत्र का क्या होगा, पुत्री, तो ई हो गया ना। अब नी से क्या होगा, पति का क्या होगा, पत्नी, भिक्षु का होगा भिक्षुड़ी। ओके दोस्तों, तो क्या हो गया हमारी ये स्त्रीलिंग। ओके दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें कुछ खास नहीं है, आगे चलते हैं हम। ये तो अब समझ जाओगे, एग्जाम्पल हो गया दोस्तों, मैं स्लो चला रहा हूँ वीडियो, आप इसे पॉज करके देख सकते हो। ओके दोस्तों, इसमें कुछ खास नहीं है। अब सेकंड पे आते हैं, वचन। दोस्तों मैं आपको लिंग तो बता ही चुका हूँ, अब वचन कौन कौन से होते हैं देख लीजिए दोस्तों। वचन सेकंड पॉइंट इम्पोर्टेंट। ओके दोस्तों, वचन देखिए, तो परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन सुनाते हैं दोस्तों। वचन का अभिप्राय संज्ञा से है दोस्तों, वचन का अभिप्राय किससे, संज्ञा से है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संज्ञा एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं दोस्तों। वचन तो समझते हो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये कुछ होते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे जो संस्कृत में होते हैं वो हमारे 3 वचन होते हैं दोस्तों, और हिंदी में हमारे केवल कितने होते हैं, 2 वचन होते हैं दोस्तों। ओके, संस्कृत में कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये होते हैं संस्कृत में। और हिंदी में होते हैं हमारे एक वचन और बहुवचन, केवल दोस्तों 2 वचन ही होते हैं। देख लेते हैं हम, देखो ये लिखा है ना, हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन देख लेते हैं, कौन सा होता है, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं दोस्तों। जैसे बालक, घोड़ा, किताब, मेज, समझ गए, वह एक किताब है ना कि किताबें, वह है घोड़ा है ना कि घोड़े। घोड़े होता या घोड़ों होता तो बहुवचन हो जाता।
अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, बहुवचन दोस्तों। प्लूरल यानी बोलते थे शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे दोस्तों बालकों, घोड़ों, किताबों, मेजों। ओके दोस्तों, समझ उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यानी कि दोस्तों बहुवचन उससे कहते हैं एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। और एक वचन किसे कहते हैं, एक वस्तु या जो भी हो, एक वस्तु बोल लो दोस्तों, यानी कि या एक पदार्थ का ज्ञान हो उसे हम एक वचन कहते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वचन समझ में आए होंगे। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों हम। दोस्तों इसमें कुछ खास नहीं है जो मैं समझाऊंगा आपको, फिर और आप पढ़ना चाहो तो दोस्तों फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं इम्पोर्टेंट ही बताऊंगा क्योंकि दोस्तों इतनी नॉर्मल चीज़ तो आपको आती है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इतना तो ये चीज़ आती ही होंगी। इसलिए दोस्तों मैं आपको इसमें से बस जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये फैक्ट समझाने के वही चीज़ मैं आपको दोस्तों इसमें बताऊँगा। ओके दोस्तों, अब देख लो तीसरा पॉइंट है हमारा कारक। ओके दोस्तों, क्या दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, कारक। तो कारक क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट तो ये परिभाषा देखिए। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो को इसमें क्या हो गया, कारक चिन्ह हो गया। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पे पर संबोधन वो है अरे। ओके दोस्तों, ये हमारे कारक होते हैं, आप इसे लिख भी सकते हो। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कारक कौन कौन से क्या होते हैं। ओके दोस्तों, देखिए जैसे इस वाक्य में क्या था, राम ने रावण को मारा, क्या था दोस्तों, यही तो था दोस्तों। तो देखिए इस वाक्य में राम क्रिया है, मारा क्या है, यानी कि तो मारा दोस्तों यानी कि क्या है का कर्ता है। जो राम जो था ना क्रिया का कर्ता है दोस्तों, राम क्या है, क्रिया का कर्ता है दोस्तों। ओके दोस्तों, राम क्या है, क्रिया का कर्ता है। रावण इस मारण क्रिया का कर्म है दोस्तों, रावण क्या है, कर्म। और बाण से यह क्रिया संपन्न की गई है, अतः बाण क्रिया का फादर होने से करण है। बाण से मारा तो से, कर्ता ने कर्म को करण से। ओके दोस्तों, यानी कि उसमें जो मैंने को बताया था दोस्तों वो भी हमारा उसमें कारक चिन्ह के रूप में आता, पर ये नहीं है कि इस वाक्य में, वो इस वाक्य में को नहीं है। ओके दोस्तों, फिर बाण से मारा तो कर्ता ने कर्म को करण से। ओके दोस्तों, तो देखते हैं आगे कारक चिन्ह, यानी कारक एवं कारक चिन्ह। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है दोस्तों। इन कारकों के नाम एवं उनके कारक चिन्हों का विवरण इस प्रकार है। अब देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अलग होना के लिए आता है दोस्तों, किसी चीज़ पर अलग होना। संबंध में क्या आता है, का की के रारी रे। ओके दोस्तों, संबंध में आता है का की के। और दोस्तों बताया था मैंने, अधिकरण में क्या आता है, मैं पे पर। संबोधन में क्या आता है, भो हे अरे या हे अरे ओ, कोई भी कुछ भी बोलो, भो हे अरे भी आता है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, ये होते हैं। अब जल्दी जल्दी समझाता हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण मैपे पे, संबंधन भोए अरे। ओके दोस्तों, इतना उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, आपको कुछ एग्जाम्पल बता दूंगा आपको पीछे में। अब ये आपको बता देता हूँ क्या चीज़ होती है, किस क्यों होते हैं। देखिए, कर्ता क्या होता है, नॉमिनेटिव होता है दोस्तों। ये क्या करता है, क्रिया को संपन्न करने वाला। कर्म क्या होता है, एक्यूरेटिव होता है, क्रिया से प्रभावित होने वाला। करण क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल होता है दोस्तों। क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल, करण क्रिया का साधन या उपकरण। ओके दोस्तों, और संप्रदान क्या होता है, जिससे क्रिया के उद्देश्य प्रयोजन का बोध हो, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए या जिसे कुछ प्रदान किया जाए दोस्तों। ओके, जब डेटिव बोलते हैं। अपादान क्या होता है दोस्तों, अपादान क्या होता है, एवलेटिव, या फिर जहाँ अलगाव हो वह ध्रुवी स्थिर में अपादान होता है। अलगाव के अलावा कारण, तुलना, भिन्नता, आरंभ, सीखने आदि का बोध, यानी कि मैं कहा था भिन्नता अलग हो दोस्तों। ओके, वो अपादान होता है। संबंध तो आप जानते हो गए, जेनेटिव, जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए। अधिकरण, ओके दोस्तों, अधिकरण क्या होता है, जो क्रिया के आधार पर स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए दोस्तों। ओके, जैसे कहाँ पे, आगरा में, अधिकरण में। आगे दोस्तों, अधिकरण में पे पर। ओके, संबोधन
संबोधन क्या होता है, किसी पुरस्कार कर संबोधित किया जाए, जैसे संबोधित कहते हैं, संबोधित कर रहा है उसे, यानी कि ओके। दोस्तों अब कुछ और देखते हैं आगे, अगर कुछ बताने का होगा, नहीं दोस्तों मैं आपको बाकी का अब नेक्स्ट उसमें वीडियो में कराऊंगा। तो दोस्तों बस आज के लिए हमारा बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इससे आगे, यानी कि सर्वनाम वगैरह जो हमारे रहेंगे दोस्तों, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।